हे वेलकम बैक एवरीबॉडी। आप सभी कैसे हैं? आज इस वीडियो में मैं आपसे रिसर्च साइकोलॉजी के कुछ एमसीक्यू डिस्कस करूंगा, लेकिन उसके पहले आज मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं कि मैंने जो जोवियल साइकोलॉजी के नाम से टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया है, तो आप में से बहुत लोग उसे वहां पर ज्वाइन कर चुके हैं और आपको ये पता है कि मैं आपके लिए वहां पर कुछ एमसीक्यू, कुछ कीवर्ड्स या कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स शेयर करता रहता हूँ जो कि आपके नॉलेज इन्हेंस करने के लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने अभी तक बहुत प्रयास किया है, आपके लिए मैंने काम किया है, बट आज मैं आपसे आपका सपोर्ट मांगता हूँ। आप अगर चाहते हैं कि टेलीग्राम पर रेगुलर बेसिस पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू शेयर किए जाएँ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमें कुछ डोनेट कर सकते हैं। हम आपसे यहाँ पर ओपन कोई मनी की डिमांड नहीं करते हैं, बट अगर आपको लगता है कि हमारा काम आपके लिए कुछ उपयोगी है, आप कुछ सीख रहे हैं और आपको लगता है कि इस तरह से ये चीज़ें आगे चलती रहें, तो आप हमें कुछ डोनेट कर सकते हैं। आपको डोनेट कहाँ पर करना है? ये टेलीग्राम पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्मेशन दूंगा, उस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आप हमें कुछ डोनेशन दे सकते हैं। आप अपने सुविधा के अनुसार जितना चाहें आप अपने अनुसार हमें डोनेट कर सकते हैं, बिकॉज आपकी हेल्प हमको मोटिवेट करेगी साइकोलॉजी को और आगे बढ़ाने के लिए। इस टाइम पर कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, हमें आपका सपोर्ट चाहिए, तो इसके लिए प्लीज़ आप कुछ डोनेट करें। आपको जितना भी अच्छा लगे उतना कर सकते हैं, कोई मैं फोर्स नहीं करता हूँ। अगर आपको लगता है कि आप कुछ सीख पा रहे हैं हमारे इस काम से यूट्यूब पर या फिर टेलीग्राम पर, तो आप अपनी इच्छा से डोनेट अवश्य करें। ओके, सो दिस इज़ माय रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। तो आइए बात ख़त्म करते हैं। हाँ, अगर आपने टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आज के इस वीडियो में जाएं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर जो लिंक दिया है जोवियल साइकोलॉजी टेलीग्राम का, आप उसे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज जोवियल साइकोलॉजी आप सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर, तो आप मुझे अपना सपोर्ट दे सकते हैं। सो थैंक यू। अब यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यू को लेकर जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स को लेकर इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन करना है तो आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। केवल कुछ एमसीक्यू को याद करके एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता है, इसलिए मैं आपके साथ कीवर्ड्स शेयर करता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स शेयर करता हूं, तो आप खुद से भी नोट क्रिएट कीजिए, हमारे साथ भी जुड़े रहिए ताकि आप चीज़ों को और भी अच्छे से सीख सकें। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है जिसमें कहा गया है कि इफ़ शू साइज एंड IQ आर नेगेटिवली कोरिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। आपको मैंने कोरिलेशन के बारे में पढ़ाया है, वहाँ पर आपको मैंने कंडीशंस बताई हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और एक जीरो भी होता है। तो ये क्वेश्चन उसी से संबंधित है। आपको कंडीशन दी गई है कि इफ़ शू साइज एंड IQ आर नेगेटिवली कोरिलेटेड, यानी शू साइज और IQ अगर नेगेटिवली कोरिलेटेड हैं तो इनमें से ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आप ऑप्शन पढ़िएगा, लेकिन मैं आगे डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे जो आपका सही आंसर है दैट इज पीपल विथ स्मॉल फीट टेंड टू हाई IQs, यानी अगर शू साइज, एक ये हो गया आपका शू साइज और दूसरा हो गया आपका यहाँ पे IQ। अब कहा गया है कि ये नेगेटिवली आपका कोरिलेटेड है, तो आपको पता है जब नेगेटिव कोरिलेशन होता है तो उसमें एक चीज़ अगर बढ़ती है तो दूसरी घटती है। तो सीधी सी बात है, शू साइज और IQ की बात कही गई है, तो इन ऑप्शन में से आप देखेंगे कि जो भी आपका सही होगा वो होगा दूसरा वाला, क्योंकि जब शू साइज इसमें कम किया गया है तो IQ हाई किया गया है, ये नेगेटिव कोरिलेशन का है और यही आपका सही होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हो सकता है कि इस वाले आंसर को सिलेक्ट करते, IQ इज अनप्रिडिक्टेबल बेस्ड ऑन पर्सन शू साइज। ये बात अपने आप में बिल्कुल सही है। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज देयर इज नो कोरिलेशन, शू साइज और IQ का कोई कनेक्शन नहीं हो सकता है। बट
यहाँ पे जो क्वेश्चन था इसमें कंडीशन दी गई है। सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप इसमें इस ऑप्शन को सही करेंगे। ये स्टेटमेंट सही है बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। ओके, सो कीप इन माइंड दैट दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ रोमन eagerly opened an online trading account believing that his market savvy, यहाँ पर savvy लिखा हुआ था, SAVVY, his market savvy would allow him to pick stocks that would make him a rich day trader. दिस बिलीफ बेस्ट इलिस्ट्रेट्स, यहाँ पर एक कंडीशन है कि रोमन अपना कोई ऑनलाइन अकाउंट ओपन करता है सेवी मार्केट में और उसे लगता है कि जल्दी से वो रिच हो जाएगा। सो व्हाट काइंड ऑफ बिलीव, ये किस तरह का बिलीफ है बताना है। आप प्लेसबो इफेक्ट और फिर इल्यूजरी कोरिलेशन या फिर हिंडसाइट बायस या फिर ओवर कॉन्फिडेंस। सो कीप इन माइंड इन दिस सिचुएशन द फर्स्ट थ्री ऑप्शन आर नॉट एप्लीकेबल। द ऑप्शन that is correct, that is overconfidence. Okay, this is correct. Now let's know about placebo effect and illusory correlation and hindsight bias. आपको याद होगा मैंने अभी हाल में ही आपको जो टेलीग्राम पर कीवर्ड्स शेयर किए थे उसमें हिंडसाइट बायस भी आया था। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी मस्ट लर्न कीवर्ड्स बिकॉज दिस आर द बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। सो व्हाट्स द प्लेसबो इफेक्ट, आप इसके बारे में पहले से भी पढ़े होंगे, यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस। प्लेसबो इफेक्ट मीन्स दैट रिजल्ट्स वर अचीव्ड बाय एक्सपेक्टेशंस अलोन। ओके, दिस इज द प्लेसबो इफेक्ट कि जब हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं ऐसी, यानी ये फॉल्स बिलीफ भी होते हैं। जैसे किसी पर्सन को अगर कोई बीमारी है और उसे आप कोई भी मेडिसिन दे दो, खासतौर पे ऐसी मेडिसिन जिसमें कुछ ना हो, है ना, उसके बाद अगर वो ठीक भी हो जाता है तो ये प्लेसबो इफेक्ट के माध्यम से ठीक होता है, फॉल्स बिलीफ भी होता है। तो यहाँ पर भी झूठा एक्सपेक्टेशन होता है, तो ये भी ऐसा नहीं है। ओके, सो ऐसा नहीं है, मेरा कहने का मतलब है कि जो क्वेश्चन था उसमें प्लेसबो इफेक्ट नहीं था। एंड इल्यूजरी कोरिलेशंस मीन्स फॉल्स परसेप्शन ऑफ रिलेशनशिप। ओके, सिंपल सी बात है, एनी फॉल्स परसेप्शन। एंड हिंडसाइट बायस, ये क्या होता है, साइकोलॉजिकल फेनोमेना दैट अलाउज पीपल टू कन्विंस देमसेल्व्स आफ्टर एन इवेंट दैट दे हैड एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड इट बिफोर इट हैपेंड। है ना, लोग लाइफ में बहुत चीज़ें करते हैं और जब हो जाता है कोई काम तो बोलते हैं मैं तो जानता था ऐसा ही होने वाला था, ऐसा प्रोडिक्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये आपका हिंडसाइट बायस होता है, तो आप इन्हें ध्यान रखिएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट which of the following research methods does not belong with the others? Here are some research method and you find that is the different from the others. So the answer is experiment. Always keep in mind that experiment always find cause and effect relationship. एंड इन अदर लैंग्वेज वी कैन से जो एक्सपेरिमेंट होता है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को फाइंड करता है, बट दीज थ्री केस स्टडी, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन एंड सर्वे, दीज डजंट फाइंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सो हियर एक्सपेरिमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रिवेंट द पॉसिबिलिटी that a placebo effect or researchers expectations will influence studies results scientist employ, यानी अगर किसी भी रिसर्च में प्लेसबो इफेक्ट हो या फिर रिसर्चर्स का एक्सपेक्टेशंस स्टडीज़ को इन्फ्लुएंस करता है तो इसे रोकने के लिए साइंटिस्ट क्या करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज दैट द डबल ब्लाइंड प्रोसीड्यूर्स। ओके, अगर जहाँ पे रिसर्चर और जो पार्टिसिपेंट्स हैं दोनों को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है एट दैट टाइम, वहाँ पर किसी भी तरह के इन्फ्लुएंस होने की बात नहीं होती है, किसी भी तरह से स्टडी में कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर डबल ब्लाइंड प्रोसीड्यूर है, ना तो रिसर्च करने वालों को पता है ना ही जो वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको पता है। तो इस तरह से अगर कोई इन्फ्लुएंस होते हैं रिसर्चर्स एक्सपेक्टेशंस के या फिर प्लेसबो इफेक्ट का, तो इनको रोकने के लिए क्या होता है, साइंटिस्ट डबल ब्लाइंड प्रोसीड्यूर्स का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट, which statement about the ethics of experimentation with people and animals is false? Here you have four options. Now you need to find which is the false option. Okay, so the correct answer of this question is directly is option third. More animals are used in psychological research that
सॉरी देन आर किल्ड बाई ह्यूमन एनिमल्स शेल्टर्स। ये बात यहाँ पर गलत कही गई है ना। इन्होंने बोला कि जितने ज़्यादा एनिमल्स शेल्टर्स में मारे जाते हैं उससे ज़्यादा रिसर्च में मारे जाते हैं। इन्होंने ये बोला है कि मोर एनिमल्स आर यूज्ड इन साइकोलॉजिकल रिसर्च देन आर किल्ड बाय ह्यूमन एनिमल शेल्टर्स। सो दिस इज द फॉल्स, otherwise you will read this first, second and this fourth, these all are correct. So this is the correct answer. Now to study the effects of lightning on mood, Dr. Pramod had students fill out questionnaires in brightly lit or dimly lit room. In this study the independent variable consisted of, यहाँ पर बताया गया है कि लाइटनिंग का इफ़ेक्ट पता करना है कि लाइटनिंग का इफ़ेक्ट क्या होता है मूड पर। उसके लिए डॉक्टर प्रमोद क्या करते हैं, स्टूडेंट से क्वेश्चनर फिल कराते हैं। एक तो ऐसे रूम में जहाँ पर कम लाइट होती है और एक ऐसे में जहाँ पे ज़्यादा लाइट होती है, ब्राइटली ज़्यादा होती है, डिमली कम होती है। सो बताना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। सो हियर इट इज़ वेरी इजी, आप पहले से भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में पढ़ चुके होंगे। हम यहाँ पर लाइटनिंग का इफेक्ट मूड पर कर रहे हैं। सो लाइटनिंग इज इंडिपेंडेंट, यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज, है ना, मैनिपुलेट कर सकते हैं। यू ऑल्सो नो दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी मैनिपुलेटेड। सो द करेक्ट आंसर इज द रूम लाइटनिंग, यानी जो रूम लाइटनिंग है वो क्या है, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। This is the next question. The procedure was designed to ensure that experimental and control groups do not differ in any way that might affect the experiment's result is called. Okay, so यहाँ पर कहा गया है कि अगर दो ग्रुप हैं, एक है एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स, इसमें ज़्यादा डिफरेंस ना हो, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रैंडम असाइनमेंट लेते हैं। रैंडम असाइनमेंट में जब हम सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं तो इसमें ये बेनिफिट होता है कि ईच पार्टिसिपेंट को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। तो ऐसा करने से ग्रुप्स में डिफरेंस नहीं होता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन जनरलाइजिंग फ्रॉम अ सैंपल टू द पॉपुलेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट, अगर किसी पॉपुलेशन से जो सैंपल मिला है उसको जनरलाइज करना है तो उस टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट है, द सैंपल बी रिप्रेजेंटेटिव एंड द सैंपल बी नॉन रैंडम, सैंपल नॉट टू बी लार्ज, ऑल ऑफ दीज कंडीशंस एग्जिस्ट। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर हम जनरलाइज करते हैं तो उस टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जो हमारा सैंपल है वो रिप्रेजेंट करता हो पॉपुलेशन को, है ना। यहाँ पर नॉन रैंडम की बात कही है तो ये भी गलत है, क्योंकि नॉन रैंडम होगा तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बिकॉज ईच पार्टिसिपेंट्स को मौका नहीं मिलता है। एंड द सैंपल नॉट टू बी लार्ज, सैंपल बड़ा नहीं होगा, तो ये बात तो गलत कही ना, क्योंकि सैंपल जितना बड़ा होता है उतना ज़्यादा वो पॉपुलेशन को जनरलाइज करता है। सो ओनली वन ऑप्शन इज ए, दैट इज़ करेक्ट, द सैंपल बी रिप्रेजेंटेटिव। ओके, तो आपका ये आंसर सही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रेसिस्टेंस ऑफ अ नॉर्मल कर्व, नॉर्मल कर्व के लिए कौन सा आपका ये करेक्ट नहीं है, ये बताना है। द डिस्ट्रीब्यूशन इज अ बेल शेप्ड, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है इज अ बेल शेप्ड, थोड़ा सा ये मिस्टेक है यहाँ पे। द डिस्ट्रीब्यूशन इज अ बेल शेप्ड एंड सिमेट्रिकल, द मोस्ट स्कोर्स फॉल नियर द मीन एंड about 95% of all scores fall within one standard deviation on either side of the mean and the distribution describe many types of psychological data। यहाँ पर आपके सामने जो भी ऑप्शन लिखे हैं, ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ये सब अपने अपने जगह करेक्ट हैं, बट ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसने कहा है कि अबाउट 95% ऑफ द ऑल स्कोर्स फॉल विद इन वन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये बात इसने वहाँ पे कही है वन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए और बोला है 95%। दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि इसमें क्या होता है, जहाँ पर आपका वन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वहाँ पर 60% होता है। अभी देखिए कर्व में आप इमेज में देखिएगा, यहाँ पर आप सबको समझ जाएंगे। इसमें देखिएगा आपका जो ये आपका वन स्टैंडर्ड डेविएशन है, यहाँ पे आपका 68% होता है। इसके बाद आपका जो टू स्टैंडर्ड डेविएशन है इसमें आपका होता है 95%, और आपका जो थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन है यहाँ पे आपका होता है
9.7%। तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपके सामने जो कर्व है इस पे 1 स्टैंडर्ड, 2 स्टैंडर्ड और 3 स्टैंडर्ड पे जो भी आपका परसेंटेज होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, वो 1 पे 68 है और 2 पे 95 है और आपका 3 पे 99% है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। ओके, आप इसे स्क्रीनशॉट लेके इसे रिवाइज भी कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किसी भी तरीके से बना के पूछा जा सकता है। सो इसमें आपका जो सही आंसर होगा कि नॉट करेक्ट पूछा था, तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसलिए ये आपका आंसर सही होगा। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर इस तरह से मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्क्राइब किए। आई होप इसे आप समझे होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ आप टेलीग्राम पर जाइएगा और आप अपने हिसाब से जो सहयोग कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, आप करिए, ताकि और भी चीज़ों को अच्छे से आपके सामने प्रेजेंट किया जा सके।